ये कैसे हो गया? हाँ ठीक है, मोबाइल में भी देख सकता हूँ मैं, दिख रहा है यहाँ पे मोबाइल से। ठीक है, ऑन हो गया ना माइक? ठीक, चलिए। आप लोग का पूरा ग्रेजुएशन हो गया है ना? आपका भी हो गया ना इस साल, कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जो सिलेबस है ना ऐसा है कि आपके CGPSC मेंस का जो 7 पेपर है उसमें भी काम आने वाला है, और आपके जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है, सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपका जो पोस्ट निकला है महिला पर्यवेक्षक का, इसमें एक चीज़ बता दूं कि अभी तक जितने भी महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इस बार आया हुआ है। 440 पोस्ट जो है इस बार आया हुआ है, जिसमें से एक चीज़ ये है इस डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइज़र का जो पोस्ट होता है उसमें कि 50% जो होता है वो सीधी भर्ती के लिए होता है, और 50% जो होता है जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, जिसको गांव वाले लोग आंगनबाड़ी के मैडम कहते हैं, उसके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका जो पोस्ट है वो किसके लिए कितना कितना है। तो जो महिला पर्यवेक्षक है जो सीधी भर्ती है, या जिसको हम बोल सकते हैं खुली भर्ती, तो खुली भर्ती के लिए इस बार आया हुआ है 220 पोस्ट, और इस 220 पोस्ट में आपके जो अनारक्षित है, अनरिजर्व है, वो 92 पोस्ट है। और जो ST वर्ग है उसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 71 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए है 26 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 31 पोस्ट, OBC के लिए। तो यही जो फुलफिल है वो आपके परिसीमित भर्ती के लिए है। तो परिसीमित भर्ती में सिर्फ वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। समझ में आ रहा है? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग होंगे वही लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया भी और देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, दिव्यांगजन। तो दिव्यांगजन के लिए भी है। तो समूह समूह जो क है उसको बोलते हैं लो विजन, जिसको देखने में थोड़ी समस्या है। तो लो विजन, यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठता है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके आधार पर यह है। तो समूह क में है लो विजन। आपका समूह ख में है आपका जो जिसको सुनने में असक्षम है, जिसको कम सुनाई देता है, उसको समूह ख में रखा गया है। और ग में रखा गया है OA और OL। तो OA का मतलब ये होता है कि एक हाथ से जो विकलांग है या जो दिव्यांग है, या एक पैर से जो दिव्यांग है, उसके लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। तो इस तरह से 440 पोस्ट जो है टोटल इस बार महिला पर्यवेक्षक के भर्ती के लिए आया हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो सुपरवाइजर का पोस्ट होता है मेन। ये जो सुपरवाइजर होते हैं ये एक तरह से कहा जाए तो बच्चों और महिलाओं में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आगे चलिए देख लेते हैं इससे क्राइटेरिया वगैरह जो है वो किस प्रकार से है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले है पात्रता, कि कौन लोग जो है इसमें पात्र है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि पद संबंधी अन्य जानकारी लिखा हुआ है। तो पद संबंधी अन्य जानकारी ये लिखा हुआ है कि पद की संख्या जो है वो परिवर्तनीय है। मतलब यह है कि पद जो है वो आगे चल करके चेंज भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये लिखा हुआ है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा इसका एग्जाम जो है वो लिया जाएगा, और एग्जाम लेने के बाद इसका जो मेरिट लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट है जो है वो 1 साल के लिए मान्य होगा। ये यहाँ पर बताया गया है। तो एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि अगर मान लो कि बात इस वेटिंग लिस्ट के दौरान, ये 1 साल की अवधि के दौरान वित्त विभाग जो है पर्यवेक्षक के 320 पदों के अतिरिक्त पदों पर, है ना, 440 पोस्ट तो आया ही हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ है, 440 पोस्ट आया है ना। तो
अगर मान लो बात यहाँ पर वित्त विभाग जो है बीच में और परमिशन दे देता है मेरिट लिस्ट के दौरान में, 1 साल की परिवीक्षा अवधि के दौरान, एक तरह से वेटिंग लिस्ट के दौरान में, तो 320 पदों की अतिरिक्त अनुमति जो है वो वित्त विभाग की ओर से जारी किया जा सकता है। ये एक तरह से प्लस पॉइंट है ना। तो हो सकता है कि 440 पोस्ट और प्लस 320 पोस्ट ये भी बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है अभी पद संबंधी अन्य जानकारी में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो हो सकता है। तो इसलिए मैं ये जितना भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस एक तरह से जो डिज़ाइन किया गया है वो कक्षा 10वीं के स्तर पर किया गया है। ज़्यादा एकदम से भारी भरकम सिलेबस जो है इस एग्ज़ाम के लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और प्रवीण सूची मेरिट लिस्ट में आने पर ही इस तरह से एक तरह से क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। अब ये है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह हम देख लेते हैं कि कौन कौन लोग जो है इस एग्ज़ाम के लिए पात्र है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिलेबस डिस्कशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक चीज़ याद रखे रहना कि इस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिला लोग भर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया हुआ है कि सर हम ये कोर्स करना चाहते हैं, लड़के लोगों ने भी कॉल किया है, मैसेज किया है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुष लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। पुरुष लोग बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट ही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अब पात्रता देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो सीधी भर्ती है ना। सीधी भर्ती के लिए एक तरह से कहा जाए तो जो भी महिला या जो भी बालिका जो है जिसने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है किसी भी सब्जेक्ट में, या समतुल्य लिखा रहता है, या कोई ऐसा जो कोर्स होता है जिसको एक तरह से समकक्ष मानते हैं कि ये जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन के समकक्ष है करके, तो वो लोग भी एक तरह से क्या है, फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सीधी भर्ती में अगर कोई महिला फॉर्म भरना चाहती है तो उसको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है ना। और मिनिमम एज 21 साल, और छत्तीसगढ़ राज्य की जो महिला है उसको मैक्सिमम 45 साल, कितना वर्ष, 45 साल की एज तक कोई भी महिला जो है फॉर्म भर सकती है। तो यहाँ पर पुरुष लोगों के लिए है कि 40 साल के एज तक पुरुष लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, और महिला लोगों को 5 साल का एक्सटेंड दिया जाता है, तो मैक्सिमम 45 साल, ठीक। और दूसरी बात ये कि जो आपके जो परिसीमित भर्ती वाले लोग हैं, तो ग्रेजुएशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछले साल जब एक तरह से जब वैकेंसी आया था, पिछले बार वैकेंसी आया था, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भर दिया था सीधी भर्ती के लिए जो 12वीं पास है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिसका इस साल फाइनल ईयर है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन एक ये है कि उसका जो रिजल्ट है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, परीक्षा फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है उसके पहले आ जाना चाहिए। तो इस साल जो 5 ग्रेजुएशन में है वो लोग भी भर सकते हैं, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी बात ये कि जो परिसीमित भर्ती है, तो परिसीमित भर्ती में आवेदन जो है सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अभी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, वो दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से उन लोगों का प्रमोशन का चैनल होता है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है, तो डायरेक्ट प्रमोशन ना करके यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से उन लोगों का प्रमोशन किया जाता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या आंगनबाड़ी की मैडम है उसको कम से कम वो 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट तो 45 साल मैंने बता दिया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसको कम से कम एक तरह से कहा जाए, है ना, तो 5 वर्ष तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उसको सेवा में रहना चाहिए। जब उसका चयन होगा, सिलेक्शन होगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस समय तक वो अपने पद पर कार्य करते हुए रहना चाहिए। एक तरह से जिला परियोजना अधिकारी है
या जिला अधिकारी है उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यह है उसके लिए कि उसको जो भी ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा कि आप जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर आपको नियुक्त किया जाता है, वो एक लेटर उसके पास में होना चाहिए। और दूसरा ये कि अभी तक मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए आपको 5 साल की सेवा अवधि आपने पूर्ण कर लिया है। तो डेट क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उसको कम से कम 5 साल की सेवा अवधि उसको पूर्ण कर लिया हो। पिछले वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसको 10 वर्ष लिख दिया हुआ था, 10 वर्ष की सेवा अवधि दिया था। तो इस बार के जो एग्जाम है सुपरवाइजर का जो एग्जाम है उसमें 5 साल कम कर दिया गया है। तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग इसके लिए थोड़ा सा आवाज़ भी उठाते हैं कि भाई हमको भी एक तरह से मौका दिया जाए जो कम से कम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुका हो उसके लिए। ठीक है, तो इसी कारण से सरकार ने इस बार से डिसीजन लिया है कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष की हो गई है उसको भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 45 वर्ष। 45 वर्ष के बाद अगर कोई भी महिला कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो वो इस एग्जाम को नहीं दे सकती है। ठीक है, अगर मान लो बात कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है यहाँ पर और जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं। समझ रहे हो ना, वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं, खुली भर्ती वाला भी दे सकते हैं और सीधी भर्ती वाला भी दे सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन किया है वो लोग जब फॉर्म फिल करने जाओगे तो आप लोग एक चीज ध्यान में रखे रहना कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है कि भाई जो ग्रेजुएशन किए हैं उसको सिर्फ और सिर्फ खुली भर्ती में टिक लगाना है, पर सीमित भर्ती में नहीं लगाना है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं पिछले बारे में कि जो इसके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं है वो लोग भी परिसीमित भर्ती में टिक लगा दिए थे और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम भी आ गया था। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए तो उसको भाई अयोग्य बता करके उसको बाहर कर दिया गया। तो पहले से ही आप सुनिश्चित हो जाइए कि भाई आप जो है वो किसके लिए एलिजिबल है, खुली भर्ती के लिए है कि सीधी परिसीमित भर्ती के लिए है, ये पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। और उसके बाद आप बैठ करके स्वयं फॉर्म भरिए या फिर कंप्यूटर सेंटर में जा करके फॉर्म भराइए। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछले बार कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो 12वीं पास हुए हैं तो नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ते नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आता है कम से कम उसको एक बार पढ़ लिया कीजिए कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, कितना पोस्ट है, किस वर्ग के लिए कितना पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है तो क्या मांगा गया है, कितने साल का मांगा गया है, हर चीज़ पढ़ लेना चाहिए। और पढ़ने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही कोई भी फॉर्म को भरना चाहिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है, नहीं तो होता क्या है कि वो लोग फिर ज़बरदस्ती क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं और किसी कारणवश उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट चले जाते हैं। और हाई कोर्ट गए तो एक तरह से कहा जाए तो परीक्षा जो है एक तरह से लंबित हो जाता है, परिणाम जो है वो रुका रहता है। तो पहले से ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप जो है किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है आप उसी पोस्ट के लिए फॉर्म डालिए, दूसरे पोस्ट के लिए फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पिछले बार के एग्जाम में बहुत ऐसा पूरा गोल गपाल जो हुआ था, झमेला हुआ था, तो एक तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो परिसीमित भर्ती जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो वो दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल महिला है या बालिका है वो सिर्फ और सिर्फ खुली भर्ती के लिए फॉर्म डाले, परिसीमित भर्ती में टिक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर मान लो बात कोई नौकरी वगैरह में है तो सीधी सी बात है उसको विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी है कि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो एक तरह से अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है इसके लिए जरूर लगता है। तो पूरे अपने डॉक्यूमेंट जो है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, फाइट करते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से अप टू डेट होना चाहिए ताकि
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय, आपके चयन होते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं हम लोग और क्या क्या है इसमें। आयु सीमा के बारे में मैंने तो बता दिया है, और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही यहाँ पर पात्र होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा ये कि महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगे। गलती मत करना भाई पुरुष उम्मीदवार लोग के पुरुष लोग फॉर्म भरे करके, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, शहर के पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं कि ये महिलाओं के लिए पोस्ट है करके, लेकिन गांव के लोग जो है तो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं या जानकारी के अभाव में पुरुष लोग भी फॉर्म डाल देते हैं। ऐसा तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कई लोग मेरे को कॉल करके पूछ चुके हैं कि हम लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो मैं उन लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पोस्ट आया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा भाई। दूसरी बात ये कि उसमें कौन फॉर्म नहीं डाल सकते। एक भाई हमारे यहाँ भारतीय कानूनों में बताया गया है कि न्यूनतम विवाह करने की उम्र कितनी है। अगर किसी व्यक्ति ने न्यूनतम विवाह करने की उम्र से कम में अगर शादी किया है और इसकी जानकारी अगर विभाग को लग जाती है तो आपका जो सिलेक्शन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि भाई महिलाओं की शादी करने का जो उम्र है, विवाह करने का जो उम्र है वो न्यूनतम 18 वर्ष है। और अगर 18 वर्ष से कम उम्र में अगर आप लोग की शादी हो गया है तो सीधा सा मतलब यह है कि आप जो है इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि अगर कोई महिला जो है जानबूझ करके किसी ऐसे आदमी के साथ में शादी करता है जो पहले से ही शादीशुदा है, जानबूझ करके, तो वो महिला भी इस एग्जाम को देने के लिए पात्र नहीं है। ये समझिएगा, इसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सब बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई महिला किसी ऐसे पुरुष के साथ में शादी करता है जो पहले से ही शादीशुदा है तो वह महिला जो है वो इस एग्जाम को देने के लिए पात्र नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये समाधान हो जाता है कि उसने जो पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ विवाह क्यों किया है, एक तरह से सेटिस्फेक्शन जवाब दे देता है विभाग को, तो उसकी जो उम्मीदवारी है या जो चयन है वो बरकरार रह सकता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा भाई। ये सब पूरा लिखा हुआ है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी वैकेंसी आता है, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो पूरा नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें लिखी हुई है। बेवजह क्या होता है कि कभी कभार आप नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम का फॉर्म भर देते, सेलेक्ट हो जाते हैं, और बाद में जब आपको रिजेक्ट किया जाता है तो निराशावश वैसे लोग जो है वो हाईकोर्ट चले जाते हैं, और हाईकोर्ट उसके बाद एग्जाम को स्टे लगा के रख दिया जाता है और जबरदस्ती का लंबा खींच जाता है। जो काम होना चाहिए था 1 से 2 महीने में वो काम होता है फिर 5 से 6 महीनों में, तो जबरदस्ती का करना पड़ता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है ये आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइएगा, उसके बाद ही आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जो सिलेबस है, एक खुली भर्ती का सिलेबस और परिसीमित भर्ती का सिलेबस, दोनों का सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस यह है कि नंबर का अंतर है ना। तो अगर हम खुली भर्ती की बात करते हैं तो पहले इसके लिए जो समय अवधि डिसाइड किया गया था, तो पहले 2 एग्जाम और हो चुके हैं, उसमें समय अवधि था 3 घंटे। हालांकि क्वेश्चन सेम थे, 100 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 अंक निर्धारित थे। एक क्वेश्चन के लिए कितने अंक निर्धारित थे? 2 अंक निर्धारित थे। तो इस बार थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इस बार क्या चेंज कर दिया गया है कि प्रश्न संख्या तो 100 ही है और अवधि जो है वो 2 घंटे से घटा करके 1 घंटा कर दिया गया है, और एक प्रश्न में जो 2 अंक मिलते थे उसको 1 अंक कर दिया गया है। तो ये 100 नंबर का पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक 100, समय अवधि 2 घंटा और प्रश्नों की संख्या 100। तो किस किस सेक्शन से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा ये थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो पहले से ही व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत सिलेबस का नॉलेज होता है।
लेकिन जो लोग पहली बार जनरल स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान अध्ययन करते हैं, उसको थोड़ा बहुत जानकारी नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि ये जो सिलेबस है उसमें क्या हुआ है। और ये जो सिलेबस है, पिछले 2 एग्जाम के जो सिलेबस था वो दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम था, लेकिन इस बार का एग्जाम का जो सिलेबस है वो एक तरह से चेंज कर दिया गया है, पहला जैसा नहीं है। तो पहला क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य, क्योंकि जब आपका नौकरी लगेगा तो आपको महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा, सुपरवाइजर के पोस्ट पे, पर्यवेक्षक के पोस्ट पे काम करना है। तो सीधा सा बात यह है, तो विभाग के उद्देश्य और दायित्व की जानकारी आपको होनी चाहिए कि समेकित बाल विकास परियोजना है, ये महिला बाल विकास विभाग के मेन काम है, मेन परियोजना है, जिसके माध्यम से ये जो डिपार्टमेंट है वो रन कर रहा है। और दूसरा, इसका दायित्व क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर समेकित बाल विकास सेवा योजना पहले दिया जाता था, पहले ये सिलेबस में था, अब उसके जगह में लिखा हुआ है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। इसको लाने का मेन मोटो क्या है, जब हम पूरी तरह से पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, तो समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के जगह में ये सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण, ये जो 2.0 ये लाया हुआ है। 2 चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक है सक्षम आंगनबाड़ी और दूसरा लिखा हुआ है पोषण 2.0। ये इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। सेवाएं सेम है, ऐसा नहीं है कि समेकित बाल विकास सेवा ICDS है ना, जो 6 सेवाएं दिया जाता है, 6 सर्विसेज है, वो दोनों में सेम है। लेकिन ये क्यों ऐसा लिखा गया है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, ये एक तरह से हम लोग देखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना पूर्व में, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक। उसके बाद है आंगनबाड़ी की सेवाएं, आंगनबाड़ी की क्या सेवाएं हैं ये देखेंगे। तो ICDS के अंतर्गत जो 6 सर्विस है वो आंगनबाड़ी तो दिया जाता ही है, आंगनबाड़ी के द्वारा सर्विस दिया जाता ही है। उसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के जितने भी स्कीम चल रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे वो केंद्र सरकार के हो, या भी एक चीज और बोल सकते हैं ना, दूसरे विभाग के भी, जैसे कि परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग, उसकी भी योजनाएं चल रही हैं, तो वो भी महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड होता है। तो उन सब योजनाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी के अंतर्गत है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है आंगनबाड़ी में कौन लोग हितग्राही होंगे, उसका चयन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है ये भी देखेंगे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, ये पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व इस बार के सिलेबस में ऐड किया गया है। पिछले 2 एग्जाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य दायित्व को सिलेबस में ऐड किया गया था, लेकिन अभी इसमें है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। खैर एक चीज, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है, पहला पॉइंट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चीज हम पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड। भाई आंगनबाड़ी खोलने से मतलब नहीं है ना भाई कि उसमें कौन लोग आएंगे, कौन लोग पात्र है, कौन लोग अपात्र है, कौन जुड़े रहेंगे, कौन नहीं जुड़े रहेंगे, ये सब भी तो हमको जानकारी होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये सब चीज जानकारी। अब उसके बाद है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। जाहिर सी बात है, आप लोग जब साइंस पढ़ते हो, खासतौर पे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आप लोगों को न्यूट्रिशन पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड वे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल और स्तनपान भी शामिल है। ये एक तरह से कहा जाए तो सिलेबस में नया ऐड किया गया है, पिछले वाले सिलेबस में ये नहीं था कि गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु के देखभाल और स्तनपान, ये पिछले वाले सिलेबस में नहीं था, इस बार के सिलेबस में इसको ऐड कर दिया गया है। उसके बाद कुपोषण, वृद्धि निगरानी और वजन त्योहार। तो जो लोग पतले दुबले हैं और जो लोग मोटा होना चाहते हैं वो लोग तो ये सब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे होता है। और यहाँ पर जो वजन त्योहार है, खास तौर पे 2012-13 से ये वजन त्योहार जो है वो स्टार्ट किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में।
ताकि कुपोषण की जो एक्चुअल कंडीशन क्या है हमारे यहाँ, खास तौर पे 5 साल तक के बच्चों के लिए, उसकी जानकारी जो है वो मिल जाए, और उस कुपोषण को दूर करने के लिए ही मेन कार्यक्रम जो है यहाँ पर चलाया जाएगा फिर। तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखना। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर कारण वगैरह देखेंगे, और NFHS का जो रिपोर्ट अभी 5वां आया है या चौथा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो है वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेन सिर्फ यहीं से पूछते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कैसा है, और टीकाकरण देखेंगे हम लोग। तो टीकाकरण मेन चीज जो है वो आपके रोग प्रतिरोधन के लिए, बच्चों में, महिलाओं में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो संचालित किया जाता है। तो टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो आपके स्वास्थ्य विभाग की योजना है, लेकिन इस योजना को संचालित करने में महिला एवं बाल विकास विभाग का मेन रोल होता है, क्योंकि ये आंगनबाड़ी के माध्यम से टीकाकरण कार्यक्रम जो है संचालित किया जाता है। और आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती है और ANM, ये इसके माध्यम से ये टीकाकरण कार्यक्रम जो है संचालित किया जाता है। खास तौर पे किसके लिए है? जो गर्भवती माता है, शिशुवती माता है, छोटे बच्चे लोग जो है, उन लोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो होता है। अब यहाँ पर है बच्चों को होने वाली बीमारियां एवं पोषक तत्व के कमी के कारण होने वाली बीमारियां। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां जो है वो छोटे रहते हैं तो उसको लग सकता है, तो उसके लिए क्या उपचार किया जाता है, टीकाकरण में कौन सी बीमारी से रोकथाम के लिए टीका जो है बच्चों को लगाया जाता है, और पोषक तत्व, तो यहाँ पर भी है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। तो हमको तो पढ़ना ही है भाई, विटामिन A, B, C, D, E सबके बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, वसा के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स चाहिए हमको शरीर के लिए, पानी भी चाहिए रहता है। तो इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उन पोषक तत्वों की कमी की वजह से बच्चों में कौन सी बीमारियां लगती है उसके बारे में हमको देखना है। और यहाँ पर बच्चों में होने वाली बीमारियां भी हैं, तो हार्मोनल इनबैलेंस भी रहता है, कई बार हमको देखने को मिलता है। तो उन सब के से होने वाली बीमारियों को भी हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये चीज जो है एक तरह से कहा जाए तो साइंस, एक तरह से कहा जाए तो जनरल है, ज्यादा है नहीं, सामान्य जानकारी है। तो सबको तो भाई अपने पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होना चाहिए कि भाई हमको खाने में किन किन चीज़ों को शामिल करें जिससे हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ये जानकारी तो सभी को होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसके बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं। तो ऐसी योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, लेकिन उसका संचालन करने की जिम्मेदारी जो है वो एक तरह से कहा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्र प्रवर्तित योजनाएं। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ, मिशन शक्ति और एक दिया हुआ है मिशन शक्ति के संबल घटक। ये दो चीज दिया हुआ है। तो यहां पर याद रखे रहना, ये जो केंद्र की परिवर्तित योजना और राज्य मध्य की जो योजनाएं हैं, ये जो भी CGPSC की तैयारी करने वाले हैं, तो जो पेपर 7 है, पेपर 7, तो पेपर 7 में एक तो फर्स्ट पार्ट में है छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाएं, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट में है महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएं वगैरह। तो वहां पर के लिए ये दोनों चीज जो है बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। और बाकी चीजें तो आपको पढ़ना ही है, जो भी परिवीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पर मिशन शक्ति के अंतर्गत है आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, ठीक है, शक्ति सदन एवं सखी निवास, ये दोनों हैं, शक्ति सदन और सखी निवास, है ना। उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को सखी वन स्टॉप सेंटर,
हर जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर का गठन किया गया है। देखिए यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो एक कानून हमको पढ़ना पड़ता है। एक खास तौर पे महिलाओं के लिए टोनही प्रताड़ना के लिए निवारण अधिनियम 2005, ये सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस है, पेपर 7 का, ठीक है। और दूसरा हमको पढ़ना पड़ता है आपके घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये भी सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस है। तो इन सब के लिए ही आपके जो सखी वन स्टॉप सेंटर है ये है। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, और महिला हेल्पलाइन, ये केंद्र सरकार की योजना है। उसके अलावा है मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना की योजना है। कार्यक्रम और संस्थाएं क्या क्या है इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। और पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, खास तौर पे बच्चों में और महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए ये पोषण अभियान, इसको एक तरह से बोला जाता है महापोषण अभियान भी कह सकते हैं। और पूरक पोषण आहार कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ये इसी के लिए है, ठीक है। क्यों हुआ है आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं राज्य मद की योजनाएं जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ये 2 अक्टूबर 2019 से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखरेख एवं शिक्षा, ठीक है। सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, ये भी कुपोषण से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। नोनी सुरक्षा योजना, हम लोग छोटी बच्चे को नोनी बोलते हैं छत्तीसगढ़िया लोग, ठीक। और उसके बाद है नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसका क्राइटेरिया देखेंगे अभी, इसमें जो मिलने वाली जो राशि है, सहायता राशि है, वो राज्य सरकार ने वृद्धि कर दिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, ये भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ महिला कोष के बारे में पूरा जानेंगे कि इसका गठन क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा कौन कौन सी ऋण योजना जो है वो प्रदान किया जा रहा है महिला स्वयं सहायता समूहों को, महिलाओं को। और किन महिलाओं को, तो सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन। तो ये नारी निकेतन और उसके बाद शक्ति सदन और सखी निवास, ये सब हम लोग एक तरह से जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, उसको आश्रय देने के लिए ये जो स्थल है वो रखा गया है, बनाया गया है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजना और राज्य मद की योजनाएं जो है ये दोनों पढ़ना है। ये दोनों आपके परिवीक्षा का मेन है, जहाँ से पिछला जो क्वेश्चन है, पिछला जो एग्जाम हुआ है, योजनाओं से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एक तरह से कहा जाए तो सीजीपीएससी मेंस का भी सिलेबस में क्वेश्चन है, तो एक तरह से ध्यान में रखना है इसके बारे में। अब एक चीज और है, महिला और बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। ठीक है, तो ये कानूनी प्रावधान है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007। ये चीज देखना है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 ये देखना है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और उसके बाद नियम जो है 2004। टोनही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चलता है भाई टोनही प्रताड़ना। उसके बाद है बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, बाल श्रमिक। और इससे रिलेटेड जो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं ये भी देख लेंगे। क्या पता है भाई यहाँ पर अधिनियम लिखा है और क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड पूछ दिया, तो सब चीज देखेंगे।
ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। और उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2006 और नियम 2013। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और संशोधन 2021 एवं नियम 2016, और इसमें संशोधन हुआ है 2022 में। तो ये जो है आपके कहा जाए तो है ना, ये सीधी भर्ती वालों के लिए कितने नंबर का क्वेश्चन है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। और जो परिसीमित है, जो आंगनबाड़ी के मैडम है, गांव में लड़का मतलब पूछबे तो बता देते मन है का कर जाते हो तो आंगनबाड़ी के मैडम कर जाते हैं पढ़े भर करके, ठीक है। गांव में आंगनबाड़ी के मैडम बोलते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं बोलते, आंगनबाड़ी वाली मैडम बोलते हैं, ठीक है। तो जो आंगनबाड़ी का मैडम है उन लोगों के लिए यहाँ से कितना क्वेश्चन, कितना नंबर का पेपर आएगा? 60 नंबर का। भाई सिलेक्शन लेने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि 50% से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जिसमें ज़्यादा भारी भरकम पोस्ट आए रहते हैं, अगर आपको सिलेक्शन होना है तो 50% प्लस मार्क्स ला लीजिए, आपका सिलेक्शन लगभग डन हो जाता है। हाँ 50% से कम है तो चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन अगर ST SC है और OBC भी है तो 50% से प्लस अगर मार्क्स आप लोगों ने ला लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सिलेक्शन लगभग फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर 60 नंबर मतलब 100 में तो 60 नंबर तो सीधी सी बात है 60% हो गया है। अगर आपने इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लिया है, जितने भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और खुली भर्ती वालों के लिए, सीधी भर्ती वालों के लिए एक तरह से कहा जाए तो 20 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है? 20 नंबर का पेपर है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितने भी है, तो पहला वाला जो है, जो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है भाई। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह है, जो भी पिछला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो सब आप लोग देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन पेपर मैं अवेलेबल करा दूंगा, मैं जो खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती का पिछला हुआ था, उससे पहले जो हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग को मैं दे दूंगा। तो क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अब पढ़ने का तरीका हमको उसी तरह से रखना है। तो जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आप लोगों को, तो पढ़ाऊंगा भी, और बैक ईयर क्वेश्चन पूछा कैसा गया है वो भी आप लोग को थोड़ा समझाते हुए चलूंगा, ताकि हम लोग पढ़ते जाएं, कोई भी चीज़ को पढ़े तो की पॉइंट क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए, कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो किस चीज़ को हमको याद रखना है, किस चीज़ को हमको स्किप कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापम ले रहा है ना, की पॉइंट को हमको पता होना चाहिए। और दूसरा, कभी कभार ब्लैंक क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ब्लैंक क्वेश्चन के लिए हमको ये है कि चीज़ों एक दूसरे के साथ में लिंक भी करके पढ़ना पड़ता है, ताकि आप लोग सिलेबस में नहीं भी पढ़े हो और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ब्लैंक, तो भी उसको बना सको आप लोग। तो उसका भी तरीका हम बताएंगे कि आप लोगों को कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, ये भाग 1 में है। अब भाग 2, भाग 2 जो है वो बहुत बड़ा है, और जो सीधी भर्ती वाले हैं उसके लिए 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 20 और प्लस 40, तो ये 60 नंबर का हो गया। बस ऐसा लग रहा होगा ना कि लिख दिया है, तो बस ये जो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का लिखा हुआ है, जो विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे जो है वो आपके रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, जिसको मैथ्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन रीजनिंग बनाना तो नॉर्मल, भाई मैथ्स हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, या कोई भी बैकग्राउंड के हो, सबको लगभग आ जाता है देख करके बताना। तो ये है। दूसरा, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, ठीक। छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारियां,
बस इतना लिख दिया है, लेकिन पढ़ना तो भारी भरकम पड़ता है। खैर एकदम से देखा जाए तो पीएससी टाइप का आपको तैयारी नहीं करना है, क्योंकि पीएससी में जब इतिहास से क्वेश्चन आता है तो भारी भरकम क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर व्यापम है तो उतना ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देगा। घटनाएं, खेल, साहित्य, तो यहाँ पर खेल लिखा है भाई, तो अभी ध्यान देना, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी दूसरा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कार्यक्रम जो है शुरू किया करने जा रहा है ना, 17 जुलाई से, है ना, 17 जुलाई से सितंबर तक की ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो उस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कौन कौन सी खेल है ना, इस बार क्या कोई नया ऐड किए हैं, ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा। रस्सी कूद इस बार नया ऐड किए हैं, ठीक है, चलो ठीक है, देख लेना आप लोग क्या क्या ऐड किए हैं, आप लोग इसको पढ़ना है ना। साहित्य संबंधित तो जितने भी साहित्यकार वगैरह उसके नाम वगैरह थोड़ा सा याद कर लेना बस। भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, वही एंशियंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया दोनों डाल दिया है। तो भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, बस लिख दिया गया है। थोड़ा सा भारी भरकम सिलेबस है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पढ़ना तो है, नॉर्मल सामान्य ज्ञान आपको जानकारी तो होना चाहिए। अगर इतना जानकारी नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम कैसे निकलेगा, दिक्कत है। ठीक, उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, ये करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है ना। 40 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जो सीधी भर्ती वाले हैं उसके लिए, और जो परिसीमित वाले हैं उसके लिए 15 क्वेश्चन आएगा। तो सीधी परिसीमित वालों के लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए परिसीमित वालों के लिए, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उसके लिए। लेकिन आप लोग जो खुली भर्ती वाले हैं, खुली भर्ती वालों के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि इस बार जो फॉर्म जाएगा, इस बार व्यापम ने थोड़ा सा लंबे समय तक टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए, 5 जुलाई से लेकर के आपके 29 जुलाई तक का दिया हुआ है, और 30 से 2 तारीख तक उसमें त्रुटि सुधार का समय दिया हुआ है। तो बहुत लंबा समय दिया हुआ है इसमें। तो लंबा समय दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे और कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। तो भी समय है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग कवर भी कर ले सिलेबस को, और वो सिलेबस तो ज़्यादा भारी भरकम जरूर दिख रहा है, इतना बड़ा सा सिलेबस, लेकिन उतना भारी भरकम भी नहीं है। पढ़ने जाओगे तो 2-4 दिन का सिलेबस है वो। ठीक, चलिए उसके बाद है भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान और लोकतंत्र। अब छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो ये भी देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कौन कौन से राज्यों में कितनी सीट हैं, वर्तमान में किस राजनीतिक दल की सरकार है, ये सब भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भारत की अर्थव्यवस्था, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये देख लीजिएगा। अब यहां पर दे दिया भाई पंचवर्षीय योजनाएं। अब पंचवर्षीय योजनाएं तो है, योजना आयोग को तो एक तरह से भंग कर दिया गया है, योजना आयोग की जगह में नीति आयोग है, लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है। तो पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा मत याद करना कि 12 पंचवर्षीय योजना चला है, कौन कौन कब से कब तक चला है, कब कब बीच में ब्रेक हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान देना है कि कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट कितना था, विकास दर कितना था, कितना प्राप्त किए, कितना टारगेट रखे थे, कितना प्राप्त किए, और कौन कौन से पंचवर्षीय योजना का मेन लक्ष्य क्या था। ये थोड़ा सा 2-4 बातें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सामान्य जानकारी तो होना चाहिए। ठीक है, चलो और कौन कौन सा देख लेते हैं। भूगोल भी दिया हुआ है और सामान्य विज्ञान भी दिया हुआ है। तो भूगोल, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो 2 चीजें हम लोग यहाँ पर सिलेबस में देखे, एक छत्तीसगढ़ का इतिहास और दूसरा छत्तीसगढ़ का भूगोल, है ना। बाकी आपके समसामयिक घटनाएं वगैरह है वो चीजें हैं।
लेकिन अगर जनजाति पूछ दिया, कला और संस्कृति पूछ दिया, पर्यटन पूछ दिया तो कोई भरोसा नहीं है। हालांकि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूछ दिया तो कोई भरोसा नहीं है, तो उसके लिए भी आप लोग को तैयार रहना है। तो एकदम भारी भरकम नहीं पूछने वाला है इसमें। और सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान जो है कक्षा 10वीं के स्तर तक का ही पूछा जाता है, 11वीं 12वीं के स्तर का नहीं पूछा जाता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि 11वीं और 12वीं का जो सामान्य विज्ञान हो जाता है, जिसमें आप लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ते हैं, वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है ना, विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, ठीक है, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान, बस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, तो खुली भर्ती वालों के लिए है, सीधी भर्ती वालों के लिए 15 अंक और परिसीमित वालों के लिए 10 अंक। तो यहाँ पर मेहनत कर सकते हैं, अभी परिसीमित भर्ती वाले लोग यहाँ पर मेहनत कर सकते हैं। शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, है ना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, लिंग, वचन एवं काल, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, सॉरी विश्लेषण लिख दिया है, ये विशेषण है, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य। ये लिखा हुआ है जरूर हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। तो स्वर, व्यंजन तो सीधी सी बात है, जो संधि वगैरह होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार। मुहावरे, लोकोक्तियां हिंदी और छत्तीसगढ़ी में दोनों पढ़ लेना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हिंदी छत्तीसगढ़ी में दोनों पढ़ लेना, और शुद्ध अशुद्ध हिंदी और छत्तीसगढ़ी में दोनों पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश में नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब, है ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग चेक वगैरह, ये, ठीक है। तो इस तरह से है ये सिलेबस। और एक है आपका भाग 5, तो भाग 5 में दिया हुआ है सामान्य गणित। तो सामान्य गणित भी आपके कक्षा 10वीं के स्तर का है। आप 9 और 10 का बुक उठा करके देखोगे तो आपको दार्शनिक प्रणाली मिलेगा, सम संख्या और विषम संख्या मिलेगा, गुणनफल, भागफल मिलेगा, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि, क्षेत्रफल का आकलन। ये 9-10 का जो किताब है उसमें ये पूरा का पूरा चीज़ जो है वो मिल जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड अगर जाना रहेगा तो फिर आप लोग SD यादव भी देख सकते हैं। तो ये सिलेबस है भाई। तो यहाँ पर सामान्य गणित 15 अंक का है और परिसीमित वालों के लिए है 10 अंक। तो इस तरह से ये 100 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर है। तो ये 100 नंबर को एक तरह से कहा जाए तो विभिन्न सेक्शन में, डिफरेंट सेक्शन में बांट के रखा है। सिलेबस पढ़ना है, समझना है हमको, और अपना स्ट्रेटजी बनाना है कि किस सेक्शन में हमको कितना टाइम देना है। मैं बोला ना, आपको 65-70% तक अगर आपने ला लिया मेहनत करके, कुछ सेक्शन को छोड़ भी देते हैं जहाँ पर आपका एक तरह से कहा जाए तो पकड़ अच्छा है, मजबूत है, जहाँ पर आपके पास में जानकारी अच्छा है, उस सेक्शन को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। लेकिन मोस्ट कोशिश ये करिएगा कि पूरा का पूरा सिलेबस को टच करना है हमको और पूरा का पूरा पढ़ाई करना है। क्योंकि व्यापम जब कभी भी नोटिफिकेशन निकालता है तो तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं देते हैं, और सामान्य ज्ञान एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और जितना टाइम ड्यूरेशन देता है उसके में हमको नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिए उसको भी 1-2 बार रीड आप लोग कर ले कम से कम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी चीज़ें हैं जिसको आपको करना ही है। तो ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए भाई। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि प्लानिंग के साथ में आप लोग पढ़े, बिना प्लानिंग के ढर्रेशाही पढ़ना ये गलत बात है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा कोई भी चीज़ें, जब कोई भी वैकेंसी आता है तो हमेशा प्लानिंग जरूरी है कि किस सब्जेक्ट को हमको कितना टाइम देना है, किसको कितना पढ़ना है, किसको कितना छोड़ना है। ये एक तरह से प्लानिंग के साथ में करना है। लेकिन कभी भी जो नया सिलेबस आया हुआ है उसको छोड़ना नहीं है,
खास तौर पे आपकी खुली भर्ती वालों के लिए तो 20 नंबर का ही पोर्शन है और सामान्य ज्ञान 40 नंबर का है। लेकिन परिसीमित भर्ती वाले जो हैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, उसके लिए ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया है, क्योंकि 60 नंबर 60% पूछेगा। अगर आप वहाँ पर बेहतर कर लिए, इसका मतलब ये कि आपका सिलेक्शन डन है। बस ध्यान में रखना है कि आपको जो परिसीमित है, जो सिलेबस है महिला बाल विकास विभाग का, वो पूरी की तरह से कवर होना चाहिए। और जो अधिनियम वगैरह दिया है ना, एकदम भारी भरकम अधिनियम वगैरह नहीं पूछते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन आप लोग उठा करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सिंपल क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। कोई भारी भरकम क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सिलेबस में कि सिलेबस में जो महिला बाल विकास विभाग का है, आज से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए कवर करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाना है आप लोगों की। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बिना प्रैक्टिस करवाए, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, ये एक तरह से कहा जाए तो मुश्किल टास्क है भाई। चलिए अब हम लोग मेन सिलेबस में आते हैं। मेन सिलेबस में हमको देखना है, फ्लिकरिंग हो रहा है थोड़ा सा, वो कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिए। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, राज्य में मंत्रालय नहीं होता है, राज्य में विभाग होता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। मंत्रालय कहाँ पर होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम होता है आपके केंद्र में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ का मोनो है ना, तो इस मोनो को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से ये मोनो है जो है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक बच्चे को थोड़ा सा पूरक पोषण आहार दे रहे हैं। जानते हो ना आप लोग कि भाई 6 महीने तक के बच्चों को, जन्म से लेकर के 6 महीने तक के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। उसके बाद 6 महीने के बाद आप लोग अन्नप्राशन संस्कार करवाते हैं। उसके बाद जो ठूसना ठूसते रहते हैं उसके मुंह में, है। बच्चों को कुछ भी पकड़ा होगा तो सीधा मुंह में डालते हैं। फिर उसके बाद तो पूरक पोषण आहार देना है। शहर वाले लोग तो ज़्यादा एडवांस है, सेरेलैक खिलाते हैं, है ना। और गांव वाले लोग जो है शिशु शक्ति आहार, जो राज्य सरकार की ओर से एक तरह से पूरक पोषण आहार दिया जाता है, या जिसको शिशु शक्ति आहार कहते हैं, तो वो गांव वालों के बच्चों के लिए सेरेलैक है भाई, एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य और कार्यदायित्व। ये दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं कि क्या है, कैसा है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सुपोषण का अभियान शुभारंभ, बहुत सारे चीज़ें दिया हुआ है। ये आंगनबाड़ी केंद्र है, तो सब बैकग्राउंड में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग को दिख रहा होगा। देखो भाई किस प्रकार से बच्चे लोग को सुबह का नाश्ता दिया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में, दोपहर का भोजन देते हैं, है ना। दाल, मिक्स दाल देते हैं, रोटी देते हैं, चावल देते हैं, सब्जी देते हैं, सलाद देते हैं। तो मेनू डिसाइड रहता है ना पहले से ही कि कौन सा दिन क्या देना है, सुबह का नाश्ता में क्या देना है। क्योंकि मेन क्या है भाई, एक तरह से क्या करना है यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं, जो मुख्य रूप से कम से खास तौर पे ये जो ICDS है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, ये जो 6 जो सेवा है, ये 6 सर्विसेज है। पूरक पोषण आहार, है ना, और उसके बाद शाला पूर्व औपचारिक शिक्षा,
पढ़ते होंगे ना आप लोग स्कूल वगैरह, आंगनबाड़ी में लिटिल स्टार वगैरह कुछ कुछ आते रहता है। हम लोग तो आंगनबाड़ी गए नहीं है तो पता नहीं है, सीधा पहली क्लास गए थे। संदर्भ सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा, ये जो 6 जो सेवाएं हैं, ये आंगनबाड़ी के माध्यम से मुख्य रूप से जो बच्चे हैं, खास तौर पे 6 साल तक के बच्चे, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, और उसके बाद गर्भवती माता है, शिशुवती माता है और किशोरी बालिकाएं हैं, और 15 साल से लेकर के 45 साल तक की जो महिलाएं हैं, इसको ये यहाँ पर ये जो 6 जो सर्विसेज है वो दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है, तो क्या चीज़ है कैसा है। तो देख लीजिए अभी किस प्रकार से चर्चा हो रहा है। बच्चे लोगों को शालापुर और औपचारिक शिक्षा दे, खिलाया पिलाया सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, खेलते रहते हैं बच्चे लोग, पढ़ाते भी हैं। अक्षर ज्ञान एक तरह से कहा जाए अब के बच्चों को हो जाता है, और बाकी चीज़ें हैं टीकाकरण वगैरह। महिला एवं बाल विकास विभाग, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग है ना, मेन चीज महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही ये महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है, ताकि महिला और बच्चे जो सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं और शारीरिक रूप से भी पिछड़े होते हैं। क्योंकि भाई अगर बच्चों को जन्म के समय या 6 महीने के बाद उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिले, यहाँ पर शिशुवती माता के बारे में भी बात किया गया है। भाई सीधी सी बात यह है कि अगर भाई माता जो है अच्छे से खाएगी पिएगी नहीं, तो भाई उतना अच्छे से दूध नहीं आ पाएगा और बच्चे का पेट नहीं भरेगा, तो माता भी कुपोषित और बच्चा भी कुपोषित। जब माता भी कुपोषित है और बच्चा भी कुपोषित है, तो एक तरह से कहा जाए तो स्वस्थ विकास की नींव कैसे पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा तरह से ध्यान में रखना है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मतलब एक तरह से कहा जाए तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, या एक तरह से कहा जाए तो बेहतर राज्य के निर्माण के लिए, या एक तरह से बेहतर देश के निर्माण के लिए, ये जो महिला और बाल विकास विभाग है उसका एक तरह से गठन किया गया है। तो विभाग के क्या उद्देश्य है ये हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है इसका, आप लोग इसके वेबसाइट पे भी जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। ये जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरे के पूरे जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरे गवर्नमेंट के सोर्स से पढ़ाऊंगा। जो महिला एवं बाल विकास विभाग के जो भी मटेरियल है, समय समय पर जो भी गाइडलाइन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी किया जाता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाऊंगा। और हर चीज़ों को आपको याद करके रखना है, चाहे वो खुली भर्ती वाले लोग हों चाहे वो सीधी भर्ती वाले लोग हों, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्लास है, तो आज के दिन में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन कर लिया। तो सिलेबस वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है सिलेबस में क्या नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमको पता होना चाहिए। नहीं तो हमको पता ही नहीं है, सिलेबस में पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है दूसरे डायरेक्शन में मेहनत करने का। तो हमको मेहनत कहाँ करना है, सही डायरेक्शन में करना है। और सही डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, हमको सिलेबस पता होना चाहिए। इसी कारण सबसे पहले आज मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में एक तरह से बता दिया कि सिलेबस में जो पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, सुपरवाइजर का जो सिलेबस है, उसमें क्या क्या है। तो उस सिलेबस का पहला पॉइंट जो है, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ महिला एवं बाल विकास विभाग के जो भी योजना है या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वही सब पढ़ाने वाला हूँ। बाकी चीज़ें कवर कराना मुश्किल है क्योंकि टाइम कम है। हालांकि अभी एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल ये है कि महिलाओं को एक तरह से सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि भाई ये जो सावन का महीना चल रहा है और सावन के बाद भादों का महीना आएगा, तो महिलाओं के लिए ही तो त्यौहार रहता है पूरा, तीजा पोरा राखी। तो उसी के बीच में सरकार भी आप लोगों के साथ में
उत्सव मना सकते हैं, व्यापम उत्सव मना सकते हैं, किसी भी डेट में आप लोगों का एग्जाम जो है वो रख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई, क्योंकि राखी आने वाला है, पोरा आने वाला है, पोरा के बाद आप लोग तीजा जाओगे, है ना। तो हो सकता है कि इसी बीच में सरकार भी व्यापम का भी मूड करे कि नहीं भी हम लोग भी आप लोगों के साथ में तीजा मनाएंगे करके, या पूरा मनाएंगे करके, जो भी है। तो उसके बीच में कोई भी डेट एग्जाम के लिए दे सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन करना, ICDS, है ना। ये समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, उसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। कुछ एग्जाम वगैरह में, व्यापम के दूसरे एग्जाम में ये पूछा गया है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना का फुल फॉर्म क्या है करके। ये कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है, 1-2 बार पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखे रहना कि 6 साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन करना। तो पहले के जो पर्यवेक्षक का जो सिलेबस था ना, उसमें ये सिलेबस में था, लेकिन इस बार हटा दिया गया है। इस बार क्या रखा गया है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ये देखना है, हालांकि ये योजना बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन अब उसके एक घटक के रूप में है। ठीक है। दूसरा, बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं का संचालन करना। वैसे तो बच्चों के और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा, ये 3 चीजें हैं, है ना। क्या क्या बोला मैंने आपको, पोषण, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा, ये 3 चीजें हैं। क्योंकि भाई टीकाकरण करवाना है ना, तो टीकाकरण किस लिए करवाते हैं, प्रतिरक्षा के लिए करवाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में विकसित रहे, आपका तबियत जो है ज्यादा खराब न रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहे, है ना। तो ये 3 चीजें हैं, पोषण, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा। ये मेन काम होता है आपके ICDS के माध्यम से। लेकिन एक चीज और है, महिला एवं बाल विकास विभाग का और बहुत सारी योजना है भाई, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उसका भी तो संचालन करना है। सखी सेंटर है, नारी निकेतन है, शक्ति सदन है, इसका भी संचालन करना है। टीकाकरण कार्यक्रम है, टीकाकरण परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग का है, उसका भी संचालन करते हैं। और दूसरे विभाग की जो भी योजनाएं जो है, खास तौर पे महिला और बच्चों से जो भी रिलेटेड होता है, उन सबका संचालन करने का काम जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। तो इसका मेन मोटो है। ठीक है। तीसरा क्या है, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण शामिल है। महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण, ये हम लोग जब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो महिला ऋण कोष है उसके बारे में पढ़ेंगे, सक्षम योजना है, स्वावलंबन योजना है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि महिलाएं और किशोरी बालिकाएं जो है वो कितनी सक्षम हैं। एक चीज और है यहाँ पर, आपके मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब चीज है बालिकाओं के लिए भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, 15 साल से लेकर के 35 साल के लिए, तो सबके लिए है। तो ये सब विभाग के मुख्य उद्देश्य है, इन सब कामों को करना है। तो पहला क्या पढ़े हम लोग, 6 साल तक के बच्चों का, 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, किसके माध्यम से, ICDS के माध्यम से, है ना, महिलाओं और बच्चों के लिए। दूसरी और जो योजनाएं हैं जो दूसरे विभाग की ओर से संचालित किया जाता है या महिला और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित किया जाता है, उसको भी क्रियान्वयन करना है और महिला और किशोरियों का सशक्तिकरण करना है। ये महिला और बाल विकास विभाग के मुख्य उद्देश्य है, ये याद करके रखिए। ये आपका सिलेबस का पहला पॉइंट है। आप वेबसाइट में जाइए या फिर आप लोग वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 देख लीजिएगा। वार्षिक प्रतिवेदन 2022 और 23, प्रशासनिक प्रतिवेदन कहते हैं इसको। तो ये जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसको देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के क्या उद्देश्य है। ये बोनो है भाई महिला एवं बाल विकास विभाग का,
भारत सरकार का भी मंत्रालय का मोनो देखा होगा, तो इसी प्रकार है, राज्य सरकार का भी है। तो ये देखा यार, मोनो का पूछना नहीं है, लेकिन चलो एक तरह से आप लोगों के जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर डाल के रखा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है कैसा है। ठीक, तो ये हो गया भाई आपके उद्देश्य, है ना। एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ना है ना, प्रशासनिक प्रतिवेदन पढ़ना है, और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 छत्तीसगढ़ सरकार का है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग वाला जो चैप्टर है उसको भी पढ़ना है। हालांकि मैं वो चैप्टर आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग लिंक के माध्यम से या जैसा भी आप लोग डाउनलोड करना चाहे आप लोग कर लेना, और जो क्लास आए हो आप लोग को हार्ड कॉपी मिल जाएगा, या आपके ग्रुप अगर ग्रुप में ये हम भेज देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसको प्रिंट करवा सकते हो। जितना भी पढ़ाऊँगा उसका पूरा का पूरा नोट्स आपको प्रॉपर दूंगा मैं, ताकि आपको नोट्स के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। और सारे के सारे जो नोट्स हैं वो पूरे गवर्नमेंट के वेबसाइट से हैं, गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन आता है, गवर्नमेंट का जो भी बुक आता है उसी से रिलेटेड है। तो आसानी के साथ में आप दाव आपत्ति कर सकते हो। कभी कभार व्यापक गलत क्वेश्चन भी ले लेता है, आंसर ले लेता है, तो आसानी के साथ में दाव आपत्ति कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए विभाग के दायित्व देख लेते हैं। विभाग के क्या दायित्व है? ठीक है, प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना पहला कार्य दायित्व है महिला एवं बाल विकास विभाग का। क्या है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना। समझ में आ रहा है ना? तो सामाजिक स्थिति में सुधार लाना हमको लिंगानुपात के माध्यम से पता चल जाता है कि भाई 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। अगर महिलाओं की संख्या अगर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है तो हमको पता चलता है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर है ना। दूसरा, ये आर्थिक रूप से संपन्न करना है। हम तो अभी तक ये जानते आए ना कि महिला जो है जब पैदा होती है तो वो अपने पिता के ऊपर निर्भर है, शादी करके जाती है तो महिला जो है अपने पति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बेटे के ऊपर निर्भर हो जाती है। तो भाई यहाँ पर महिला आर्थिक रूप से मजबूत कहाँ पर है? हमको देखने को नहीं मिलता। कमजोर वर्ग के अंतर्गत हम लोग महिला और बच्चों को रखते हैं, लेकिन आर्थिक उन्नति जरूरी है। तो आर्थिक उन्नति किस प्रकार से होगा महिलाओं का, ये विभाग का प्रमुख दायित्व है। स्वास्थ्य देखे होंगे ना, एक चीज देखे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो कुपोषित होती हैं। जब वो गर्भवती होती है तो उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, एनीमिया होता है, रक्त अल्पता होता है, और बहुत सारी बीमारियां घिरी रहती हैं। तो उन सबको दूर करना है और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। ये पूरा हम लोग डिटेल देखेंगे जब हम लोग विभाग की योजना पढ़ेंगे, तो कौन कौन सी योजना है जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और आपके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए संचालित किया जा रहा है। ठीक, दूसरा, अब यहां पर महिला के बाद आ गया बच्चों के बारी। तो बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना और उसको कुपोषण से बचाना है। यह भी हम देखेंगे जब हम योजना पढ़ेंगे। तो पहला क्या लिखा है? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, है ना। जब बच्चा जो है, छोटा बच्चा ही कुपोषित रहेगा, खासतौर पे 6 साल तक के बच्चे जो हैं वो कुपोषित रहेंगे, ना तो उसका ढंग से शारीरिक विकास हो सकता है, ना तो उसका मानसिक विकास हो सकता है ना, और ना ही उसका बौद्धिक विकास हो सकता है। बुद्धि लब्धि एक तरह से आप लोग पढ़े होंगे कि बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है, तो उसका विकास जो है वो ठीक से नहीं होगा। और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है और क्या करना है? कुपोषण से बचाना है। तो बच्चे अगर कुपोषित होते हैं तो जाहिर सी बात है बौने होते हैं, है ना। ज़्यादा बड़े हो पाते हैं क्या? नहीं हो पाते हैं। शारीरिक बल की बात करते हैं तो दूसरे लोगों की तुलना में उसके पास में कम होता है, बौद्धिक क्षमता उसके पास में कम होता है, शारीरिक विकास कम होता है। जब भाई ऐसे बच्चे हैं तो क्या एक बेहतर मानव संसाधन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इन सबको दूर करने ना एक सरकार को क्या चाहिए? एक बेहतर मानव संसाधन ही तो चाहिए, ताकि राज्य और देश का बहुत अच्छे तरीके से विकास हो सके। बिना मानव संसाधन कैसे डेवलप होगा? ठीक। तीसरा, महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना। ठीक है,
संविधान में महिलाओं के बारे में प्रावधान तो बता दिया गया है, लेकिन महिलाओं को जानकारी होता है कि संविधान में हमको क्या क्या प्रावधान किया गया हमारे लिए सुरक्षा के लिए, नहीं होता है। तो किसके माध्यम से पता चलता है? आंगनबाड़ी के माध्यम से, क्योंकि आंगनबाड़ी विश्व का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा जन सहभागिता होती है। यह दुनिया का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा जन सहभागिता होती है। एक तरह से कहा जाए तो लोगों के द्वारा, है ना, लोगों के लिए योजनाएं संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनी एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम तथा जागरूक बनाना, ये दो चीजें लिखा हुआ है यहां पर कि एक तो महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना है, और दूसरा कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी कानून हैं जिसकी जानकारी महिला और बच्चों को नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जिसकी जानकारी महिला और बच्चों को नहीं होता है, तो सीधी सी बात है विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उसको एक तो जागरूक करना और दूसरा उसको सक्षम बनाना, ये मेन मोटो है। उसके बाद ये प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना। समझ में आया ना क्या बोला गया है? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? प्रदेश के विभिन्न विभागों के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना। क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं ना, टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन समन्वय कौन निभाता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, है ना। और टीका किसके माध्यम से लगाया जाता है? जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और एएनएम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ के जो मुख्य होंगे उसके माध्यम से लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब उसके बाद महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय करना और बाल अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना, ये एक तरह से महिला एवं बाल विकास विभाग के दायित्व है। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आप लोग याद करके रखिएगा। ये आपके वेबसाइट में भी दिया हुआ है और एनुअल रिपोर्ट में भी दिया हुआ है। तो ये दायित्व है, विभाग के दायित्व है। या कभी कभार आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र जाओगे आप लोग कभी भी देखने के लिए, तो वहाँ पर देखना उसके जो दीवार है उसमें विभाग के जो दायित्व वगैरह है वो सब चीज़ लिखा रहता है। तो ये सब चीज़ आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, है ना। चलिए, अब ये एक दो चीज हो गया ना सिलेबस का। तो आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं। कल से हम लोग देखेंगे सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण, और उसके बाद जितना भी रहेगा उसमें हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास जो है हम यहीं तक का रखते हैं। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आप लोगों का फिर दिमाग से फिर हवा हवाइया भी हो जाता है ना। तो धीरे धीरे करके आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा बूस्टर डालते जाते हैं, और जब पढ़ाना शुरू करूँगा मैं और बाकी चीज़ों को, क्योंकि ये सिलेबस में नया था तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सिलेबस में पुराना है ना। हालांकि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 जो है वो अभी नया लॉन्च किया गया है, उससे पहले तो ICDS था। तो जो भी योजना वगैरह रहेगा उन सब के बारे में हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग से हम विदा चाहते हैं, और जो भी आप लोगों को क्वेरीज होगा, जो भी जानकारी लेना रहेगा, तो हमारे फ़ोन नंबर से आप लोग ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्लासेस जो चल रहा है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जो आंगनबाड़ी का जो सिलेबस है, या फिर एक तरह से कहा जाए तो सिलेबस जो है, जो पहला पॉइंट है भाग 1 है, उसी को बस मैं पढ़ाने वाला हूँ।
बाकी सिलेबस पढ़ाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कम है और इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर कराना एक तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में, इस क्लास के बारे में जो भी जानकारी चाहिए रहेगा, आप लोग एक तरह से फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसा भी हो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग 11 बजे फिर से मिलेंगे और 11 बजे के बाद हम लोग बाकी के जो सिलेबस है उसमें चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि संडे भी क्लास लगेगा, संडे छुट्टी नहीं करना है, क्योंकि व्यापम के द्वारा ये एग्ज़ाम दिया जा रहा है, तो व्यापम जो है वो टाइम बहुत कम देता है। जब हमारे पास टाइम कम है तो सीधा सा मतलब ये है कि हमको संडे को भी पढ़ना है, तो मैं संडे को भी छुट्टी नहीं दे सकता है। तो मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, वैसे तो है मेरे पास अभी समय, लेकिन उतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं एकदम से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बता सकूँ, मैं सिलेबस की बाकी चीज़ें। तो एक तरह से कल हम लोग मिलेंगे 11 बजे, ठीक है? तब तक के लिए एंड कहाँ होता है? एंड स्ट्रीमिंग। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, है ना, आप लोग ना जितना ज़्यादा हो सके आप लोग